दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 18 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए और बहुत ज़रूरी वार्ता आप सबके साथ करने के लिए। बड़ी खबर भी बताऊंगा, ज़रूरी बात भी आपके साथ करूंगा दोस्तों, और आपके डूबे हुए पैसे के भुगतान का मार्ग भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मेरी बात देश के हुक्मरानों तक, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक पहुंच सके और आप सबका भुगतान मिल सके। दोस्तों, आज देश ऐसे संकट से गुजर रहा है, बड़े बुरे भयावह हालात हैं, बयान नहीं किए जा सकते। करोड़ों लोग अपनी मेहनत का पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब जाने के कारण बदहाल हैं, भयभीत हैं, अर्धविक्षिप्त जैसे हालातों में हैं और उनको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा कि कैसे उनका ये डूबा हुआ पैसा वापस आएगा, जो उन्होंने पाई पाई जोड़कर, पेट काट कर, बच्चों से छुपाकर इन ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हवाले किया था। ऐसे विकट हालात में अब हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं, वो मार्ग क्या है जिसके माध्यम से हम देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करा सकें, देश को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करा सकें। क्योंकि देश डूब चुका है दोस्तों। सही बात यह है कि ठगों ने देश के न केवल शासन सत्ता पर बल्कि पूरे सिस्टम पर, देश के व्यापार पर, सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया है। जहाँ देखोगे, जिस ईंट को भी उखाड़ोगे, वो उसके नीचे आपको ठग दबा हुआ मिलेगा, ठग निकलेगा, ये तय है दोस्तों। ऐसे हालात कभी नहीं हुए जब देश ठगों की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह फंस गया हो कि उसको निकलने का मार्ग ना मिल पा रहा हो। ये राजनीतिक आज़ादी से कहीं ज़्यादा कठिन लड़ाई है आर्थिक आज़ादी की दोस्तों। आजकल आप वो सहारा प्रकरण को लेकर रोशन लाल जी का नाम सुन रहे होंगे। वो भी आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक योद्धा थे। पता नहीं इस दुनिया में होंगे या नहीं अब वो, लेकिन आर्थिक आज़ादी का जो मॉडल था वो उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रस्तुत किया था। दोस्तों, कानून एक उपाय होता है किसी भी समस्या के समाधान का, लेकिन उस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शासन की होती है, न्यायपालिका की होती है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की होती है। अगर न्यायपालिका, इन्फोर्समेंट एजेंसी और शासन में बैठे हुए लोग भ्रष्ट हो जाएं, किसी कानून को कुचलना चाहें, आपके अधिकारों का अतिक्रमण करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। और यदि आप शासन, न्यायपालिका, इन्फोर्समेंट एजेंसीज इत्यादि इत्यादि के इस अतिक्रमण को रोकेंगे नहीं, तो उनके हौसले और बुलंद होते जाएंगे। यदि आपने उनका प्रतिकार किया, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई, कानून के क्रियान्वयन की आवाज़ उठाई, कानून में प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल किया, तो निश्चित रूप से चाहे शासन बेईमान हो, चाहे प्रशासन बेईमान हो, चाहे न्यायपालिका बेईमान हो, वो कानून का अतिक्रमण करने से डरेगी और न चाहते हुए भी उसे आपके पक्ष में
खड़ा होना पड़ेगा, आपके पक्ष में फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आप नहीं खड़े हुए कानून के पक्ष में, अपने अधिकारों के पक्ष में, तो निश्चित रूप से कहीं से भी आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरत है दोस्तों आज आप सबको कि जो भी हो, जहाँ भी हो, पहल करो, समान विचार रखने वाले लोगों से संपर्क करो, उन्हें जोड़ो अपने साथ, जनता को एकजुट करें। केवल ठगी पीड़ितों को ही नहीं, जनता भी तो त्राहि त्राहि कर रही है। और भी वर्ग हैं बहुत सारे जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी जोड़ो। देशव्यापी संगठन का निर्माण करो और देश को इस संकट से उबारो दोस्तों। अगर हमने ये काम हाथ में नहीं लिया, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हम नहीं करवा सके, तो बाकी जितने भी वर्ग जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं वो भी उनको मिल नहीं पाएंगी। क्योंकि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी समस्या, विकट समस्या, भयावह समस्या ठगी पीड़ितों का भुगतान है, जिसकी हर कोई अनदेखी कर रहा है। और ठगी पीड़ित ही एकजुट नहीं है, मैं किसी और की क्या कहूँ, दूसरे वर्गों की बात क्या करूँ कि किसान, मजदूर या दुकानदार या कोई और पीड़ित वर्ग जो देश में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनकी क्या बात करूं। हमारे अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ही एकजुट नहीं हैं, और वो एकजुट इसलिए नहीं है कि उनमें जागरूकता का अभाव है, देश प्रेम की भावना विलुप्त हो चुकी है। सब लोग ये मान बैठे हैं कि कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों ऐसा मत मानो, सब कुछ होगा। जो आप चाहते हो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मौन रह गए अन्याय के समक्ष तो निश्चित रूप से आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपका पावन पवित्र राष्ट्र ठगों के खूनी पंजों से मुक्त नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा। ठगों के हौसले, बेईमान सिस्टम के हौसले और बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं देश के 13-14 करोड़ लोगों के साथ ठगी करने वाले सुब्रत राय सहारा की कथित मौत पर किस तरह से देश के शासन ने, देश की मीडिया ने, देश के उद्योग जगत ने, देश के फिल्म जगत ने, देश के खेल जगत ने आंसू बहाए, शर्मसार कर दिया देश को पूरी दुनिया में कि 14 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह करने वाले व्यक्ति की मौत पर हिंदुस्तान जैसा गौरवशाली मुल्क आंसू बहा सकता है, रो सकता है। उसके लिए इसका मतलब है कि पूरा देश ठगों के खूनी पंजों में फंसा हुआ है। इसलिए एक महाठग की कथित मौत पर आंसू बहाए जा रहे हैं। कथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो संदिग्ध मौत है। सुब्रत राय मरा भी है या नहीं मरा है ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। वो हो सकता है सिस्टम से मिलकर वो मैसेडोनिया भाग गया हो अपने बच्चों के परिवार के पास, और किसी अज्ञात व्यक्ति के शव को सुब्रत राय का शव बताकर जला दिया गया हो। चूँकि इसकी कोई जांच नहीं की गई है, हमारे मांग करने के बावजूद भी उसके चेहरे तक को सार्वजनिक नहीं किया गया, तो इससे मेरा ये संदेह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब तो और भी बहुत सारे साथी इस संदेह को व्यक्त कर रहे हैं कि वो हो सकता है जो व्यक्ति बैकुंठ धाम लखनऊ में जलाया गया है वो सुब्रत राय ना होकर कोई अज्ञात व्यक्ति रहा हो, कोई मजदूर रहा हो जिसके लिए कोई रोने वाला ना रहा हो, जिसे कोई पूछना ताछ ना करता हो। चूँकि हमारा देश हजारों साल से इन चीज़ों को देखता आ रहा है। अभी कोविड काल में हमने KBCL के जयकिशन राणा के मामले में ये देखा था, और पीछे हम जाएं महाभारत में तो जो लाक्षागृह था उसमें पांडवों की 5 पांडवों की जगह 5 मजदूरों को जला दिया गया था। उनके शवों को पांडवों का शव बता दिया गया था, और पांडव वनों को निकल गए थे। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लाए थे। तो ऐसा होता रहा है, हो जाता है दोस्तों। तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि जिस व्यक्ति के शव को लखनऊ में जलाया गया वो सुब्रत राय ना होकर कोई अज्ञात मजदूर हो। इसकी जांच होनी चाहिए, शासन को करवानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, शासन नहीं करवा रहा है तो इस शासन को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, और फिर जो नया शासन आएगा उससे जांच कराएंगे। ये लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन आप सबको भी इस लड़ाई में भागीदार बनने की आवश्यकता है। आप अपने धन के लिए भागीदारी करें इस लड़ाई में,
अपने परिवार और अपने सुख वैभव और आनंद के लिए इसमें भागीदारी करें। अपने प्यारे राष्ट्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में सहयोगी बने दोस्तों। चूंकि परमात्मा का निजाम, उनकी इच्छा कोई जान नहीं सकता, हरी इच्छा सर्वोपरि। वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। सहारा की इस तथाकथित मौत से भी उन्होंने आपके पक्ष में एक बड़ा काम कर दिया है कि जिन ठगी पीड़ितों के विषय पर कोई मीडिया मुंह नहीं खोलता था, तमाम मुख्यधारा के मीडिया में चाहे घुमा फिरा करके ही आ रही है, लेकिन ये बात आ रही है कि अब उन निवेशकों का क्या होगा जिनका पैसा सहारा ने हड़पा था। तो दोस्तों, ये एक सुनहरी मौका पहले भी था आम चुनाव के कारण, विधानसभा चुनावों के कारण। अब फिर आपके समक्ष इस सुनहरी मौके में और 4 चांद लग गए हैं। इस वक्त अगर आप उठ खड़े हुए, किसी धूर्त मूर्ख और ठग के बहकावे में नहीं आए, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा, केवल सहारा वालों की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, करम भूमि, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, RMCL, फ्यूचर मेकर, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, विश्वामित्र, HBN, GN डेयरी, GN गोल्ड, BMP, और आपका क्या बोलते हैं वो जो दूसरी कंपनी है स्ट्रीट हॉक्स वगैरह, नेक्सा एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, गरिमा, मैत्रेयी ग्रुप, सब की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। आप सबके लिए सुनहरी मौका आ गया है। अगर आपने इस वक्त एकजुट होकर आवाज़ उठा दी अपने भुगतान के लिए, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सरकार को वर्ष 2023 में ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून यही कहता है, आपके भुगतान की गारंटी देते हुए सरकार को निर्देशित करता है कि सरकार आपका भुगतान करे। कोई सुब्रत, कोई PPS सेठी, कोई भापकर, कोई मनोज चांद, कोई संजय भाटी, कोई मितेश अग्रवाल, कोई राधे श्याम, कोई राशिद नशीम मरता है तो मर जाए, इससे आपके भुगतान पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। आपका पैसा सरकार को आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करना चाहिए दोस्तों, ये कानून कहता है। और इस कानून के क्रियान्वयन के लिए हमारा संघर्ष है और निश्चित रूप से हम इस कानून को क्रियान्वित करा लेंगे। समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आप सहभागी बने तो निश्चित रूप से ये कानून एक दिन में पूरे देश में लागू करवाया जा सकता है। ये आपकी सहभागिता पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इस कानून के क्रियान्वयन के पक्ष में खड़े हो पाते हैं। दोस्तों, कोर्ट किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं 4 बार गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और आपके भुगतान के लिए गया हूँ। खुद भी विधि विशेषज्ञ हूँ, तमाम लोग मुझे जानते हैं, जितने भी देश के कानूनी जानकार हैं उनका भी सहयोग लिया है, फीस भी पे की है मोटी मोटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई राहत अभी तक किसी भी ठगी प्रकरण में मुझे नहीं मिली है, मिलेगी भी नहीं। इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों का क्रोध शांत हो गया और वो इन 4-5 सालों में भूल गए अपने निवेश को। मैं निवेशकों की ओर से गया हूँ, एजेंटों की तरफ से कभी नहीं गया, ये भी ध्यान रखना। और मेरे जो संगठन से जुड़े जितने भी एजेंट साथी हैं उनको कभी किसी से सुरक्षा मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके लिए इतनी सुरक्षा काफ़ी थी कि उनका नाम एक ईमानदार संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ा था। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो सदस्य होगा, जो इस परिवार से जुड़ा होगा, उसकी तरफ कोई बुरी निगाह उठ ही नहीं सकती। उठेगी तो वो निगाह फोड़ दी जाएगी, वो आँख। ये सब जानते हैं पूरे देश में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई SLP फाइल करने की बात कर रहा है, कोई रिट, कोई PIL, कोई कुछ। ये केवल एक धंधा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। इससे किसी निवेशक का, किसी एजेंट का कोई हित नहीं होगा। निश्चित रूप से आप
ठगे जाओगे, लूटे जाओगे और आपके उस क्रोध को शांत किया जाएगा जो क्रोध की ज्वाला, भुगतान की ज्वाला आज आपके हृदय में भड़की हुई है। इसलिए कोई भी साथी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख ना करें, बल्कि इस लड़ाई को एक संगठन शक्ति के माध्यम से आंदोलन के रूप में लड़ें। चूंकि कानून बन चुका है, भुगतान सरकार को करना है और हम सरकार पर जन दबाव बनाकर, जनमत पैदा करके सरकार के खिलाफ इस कानून के पक्ष में सरकार को झुका दें तो एक दिन में सबका भुगतान हो सकता है। तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पीड़ितों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से किसी का कोई भुगतान नहीं होना, मैं हमेशा बताता हूँ, सबको पता है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के 3 करोड़ निवेशकों का पैसा 15% ब्याज के साथ 90 दिन में वापस करने का आदेश दिया था। क्या हुआ सब जानते हैं, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट मिट्टी में मिला दिया सुब्रत राय ने। पीएसीएल पल्स के मामले में पूरा देश, दुनिया जानती है, 2016 फरवरी में 6 महीने के अंदर 9% ब्याज के साथ 6 करोड़ लोगों का पैसा वापस करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सेबी आज तक किसी का कोई भुगतान नहीं हुआ। साईं प्रसाद के मामले में दोस्तों, साईं प्रकाश के मामले में, विश्वामित्र के मामले में, एचबीएन के मामले में, बाइक बोट के मामले में और दुनिया भर की कंपनीज के मामले में, ये फ्यूचर मेकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। हीरा गोल्ड के मामले में, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले रद्दी की टोकरियों में फेंक दिए गए। कहीं भी किसी भी पीड़ित का भुगतान नहीं हुआ। आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की क्या वैल्यू है देश में। कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अब रास्ता केवल और केवल यही है कि जब संसद ने हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया तो उस कानून को क्रियान्वित करने की लड़ाई लड़ें, उसके तहत हम अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करें। आज मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर लगाया है भुगतान का दावा प्रपत्र, देख सकते हैं। फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है। वहाँ से उस आवेदन प्रपत्र को लेकर के आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। बताया भी है कि कैसे आपको दावा पेश करना है, उस फॉर्म में भी सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब कंपनीज और सब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए है दोस्तों। कम से कम इतना तो कर लो घर बैठे कि आप अपना दावा दाखिल करें, ताकि सरकार के पास एक डाटा तैयार हो, पता चले सरकार को कि आज देश अपना भुगतान मांग रहा है और अगर हमने इनका भुगतान नहीं किया तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे निश्चित रूप से। चूँकि आपने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का जो कल चरण संपन्न हुआ है दोस्तों, उसमें ये तो सिद्ध कर ही दिया कि आप अरबों खरबों रुपए की जो संसाधनों वाली ताकत है, सरकार, विपक्ष, गुंडे, माफिया, इलेक्शन कमीशन, पूरा सिस्टम, उसके सामने युद्ध में जमे रहे। आपने 2.5% वोट का मतदान का गिरा दिया नीचे दोस्तों। 2018 में जितना मतदान हुआ था उससे 2.5% कम मतदान हुआ है। ये बड़ी उपलब्धि है आपकी। मैं नमन करता हूँ अपने तमाम उन वीर वीरांगना योद्धा परिवारों को जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया और भुगतान, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को बुलंद किया। ये रफ्तार बढ़ेगी दोस्तों, हमें बढ़ानी होगी। इस रफ्तार को तेज करना होगा। 2.5% वोट मतदान का स्तर नीचे गिरा देना बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो जिस पर ठगों का शासन है दोस्तों। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि 60,000 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले साइंस सिटी के राशिद नशीम को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने के लिए हिंदुस्तान सरकार ने कमर कस ली है। ईओडब्ल्यूयूपी ने तमाम मुकदमों की फेहरस्त सूची बनाकर यूएई को भेज दी है और राशिद नसीम के प्रत्यर्पण की मांग की है दोस्तों। ये राशिद नसीम जानते हैं कौन है? जिसने देश के हजारों आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और जजेस को ठगा है प्रधानमंत्री आवास स्कीम के नाम पर। बहुत बड़ा ठग है। सऊदी में जाके बैठ गया है, अब उसको वहाँ से लाया जाएगा। ये बड़ी खबर है, मैंने फेसबुक पर लगाई है कटिंग दैनिक जागरण की। आप वहाँ से इसको कंफर्म कर सकते हो दोस्तों। मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप सब लोग एकजुट हों, एक मत हों और अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दें। बहुत सुंदर मौका है, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो आओ 30 जनवरी को प्रधानमंत्री का घेराव करें और कल मेरठ में हम पहले भुगतान सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। मैं उसमें भी आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं साथियों। जय हिंद, जय भारत।